हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के सबसे पहले तो पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक लेसन पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हमारे राजनीति विज्ञान में दो खंड है, खंड ए और खंड ब। खंड ए में राजनीति विज्ञान की जो मूल धारणाएं हैं उसके बारे में कुल 4 इकाइयाँ हमारे यहाँ दी गई है। 4 इकाइयों में पहली इकाई है प्रमुख अवधारणाएं। यह 10 नंबर की यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, तीसरा धर्म, चौथी स्वतंत्रता एवं समानता। फिर सेकंड इकाई आती है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। इसमें यह भी 10 नंबर का यूनिट है और इसमें फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक समाजीकरण, और दूसरा चैप्टर है राजनीतिक संस्कृति, और तीसरा राजनीतिक सहभागिता। इकाई थर्ड यह राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित है, 10 नंबर की यूनिट है और इसमें 4 चैप्टर है। वो है पहला उदारवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा मार्क्सवाद और चौथा गांधीवाद। फिर खंड ए की लास्ट चौथी यूनिट है, उसका जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। इसमें फर्स्ट चैप्टर नियोजन और विकास यानी नीति आयोग के बारे में यह चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर प्राकृतिक व पर्यावरण संसाधन, और तीसरा चैप्टर है इसका भारत और वैश्वीकरण, और चौथा चैप्टर है नवीन सामाजिक आंदोलन, जिसमें महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, और पांचवा जो चैप्टर है उसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण से संबंधित ये चैप्टर है। फिर कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के खंड ब में भारत में शासन व लोकतंत्र के बारे में जो ये है पूरा दूसरा खंड है। इसमें इकाई 5 कुल 3 चैप्टर है, और इसमें फर्स्ट जो 5वीं इकाई है उसका अंक बार 10 अंक है, जो भारत का संविधान से संबंधित यूनिट है। इसमें पहला चैप्टर भारत के संविधान की विशेषताएं, दूसरा चैप्टर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों के बारे में है, और तीसरा चैप्टर है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। फिर आते हैं अपन इकाई नंबर 6 खंड ब में, और ये दोनों इकाइयाँ 5वीं और 6ठी 10-10 अंक की है, और इसमें 6ठी इकाई में भारत में शासन से संबंधित फर्स्ट चैप्टर है संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के विषय में, और दूसरा चैप्टर है उसमें है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, उसकी स्थिति और कार्यों के बारे में ये चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन। फिर चौथी यूनिट आती है, चौथा चैप्टर है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन। इसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप के बारे में यह जो चैप्टर है 6ठी इकाई का अंतिम चैप्टर। फिर आते हैं अपन इकाई नंबर 7। इसका शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। ये करंट अफेयर से संबंधित और जो इकाई है वो इसका अंक बार 8 अंक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, दूसरा चैप्टर है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद, तीसरा चैप्टर है आतंकवाद, राजनीतिक का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, और अंतिम चैप्टर है इसका गठबंधन की राजनीति। इकाई नंबर 8 भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, और इसके अंक बार 12 अंक है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर है
भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं एवं गुटनिरपेक्षता। दूसरा चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसके संगठन एवं विश्व शांति में की स्थापना में योगदान के बारे में यह दूसरा चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। इसमें हम विशेष रूप से पढ़ेंगे पाकिस्तान, चीन और नेपाल हमारे पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में। और चौथी जो चैप्टर है उसमें क्षेत्रीय संगठन, इसमें आसियान और सार्क के बारे में यह यूनिट है। तो हमें ये तो हो गई हमारे पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से मोटे रूप से हमने इसकी चर्चा की है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं हमारे राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। इसका शीर्षक है न्याय। अब हम सबसे पहले न्याय की अवधारणाओं के बारे में अपन यदि विस्तार से अपन चर्चा करते हैं तो न्याय की अवधारणा से क्या आशय है, यानी हमारे भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो न्याय की अवधारणा दी गई है, इसमें न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है। न्याय एक विस्तृत अवधारणा है। न्याय की भावना लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें प्रमुख जो राजनीतिक चिंतक थे न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करने में प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, एक्विनास, होब्स, कार्ल मार्क्स, कांट, ह्यूम व जॉन रॉल्स, मिल आदि पाश्चात्य विचारकों ने न्याय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। इसके अलावा भारतीय विचारकों में प्रमुख थे मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर एवं सोमदेव आदि भारतीय विचारकों ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रमुख व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की थी और प्लेटो ने न्याय को राज्य का आत्मीय गुण माना है। तो हम इसमें सर्वप्रथम जो न्याय शब्द है उसके अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो न्याय शब्द जो है उसमें न्याय का अर्थ है, यह जस्टिस शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जोड़ना अथवा सम्मिलित करना। न्याय शब्द की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से की है। जहाँ प्राचीन भारतीय विचारकों ने न्याय को धर्म से जोड़कर कर्तव्य पालन पर बल दिया, वहीं पाश्चात्य विचारकों ने सर्वप्रथम प्लेटो ने न्याय को आत्मीय गुण माना है। यह आपका विशेष ध्यान रखना है, प्लेटो ने न्याय को आत्मीय गुण माना है। अब इसमें अपन आगे लेते हैं, अरस्तु ने न्याय को सद्गुण माना है और मध्यकालीन विचारकों ने व्यक्ति के राज्य के प्रति कर्तव्यों के पालन को न्याय माना है। आधुनिक काल में डेविड ह्यूम, बेंथम, मिल आदि ने न्याय को उपयोगिता के सिद्धांत से संबंध किया है। वहीं जॉन रॉल्स ने औचित्यपूर्ण न्याय की चर्चा की है। अब हम आगे देखते हैं प्लेटो के न्याय की अवधारणाएं। प्लेटो के न्याय की अवधारणाओं में अपन यदि इसको विस्तार से यदि हम समझेंगे तो पाश्चात्य विचारकों में से सर्वप्रथम प्लेटो ने ही न्याय की अवधारणा की व्याख्या की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पाश्चात्य विचारकों में से सर्वप्रथम प्लेटो ने न्याय की अवधारणा की व्याख्या की है और उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने का प्रयास किया है। प्लेटो के समय यूनान में न्याय संबंधी 3 सिद्धांत
प्रचलित थे। उसमें पहला उग्रवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रेसिमेकस थे और उसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली का उसमें हित साधा जाता था। और दूसरा प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सेफालस थे। उसके अनुसार न्याय सत्य बोलने और कर्ज चुकाने में निहित है। तीसरा सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लूकोन थे और उसके अनुसार न्याय भय का शिशु है और कमज़ोर की आवश्यकता है, यानी यह उसके द्वारा कथित महत्वपूर्ण कथन है। न्याय भय का शिशु है और कमज़ोर की आवश्यकता, यथार्थवादी सिद्धांत जो कि प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्लेटो इन तीनों विचारधाराओं से सहमत नहीं था। प्लेटो ने न्याय को आत्मा का सद्गुण माना है। उसके अनुसार न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निश्चित कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने अपने विचारों में न्याय के दो रूप बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत न्याय, जिसके बारे में अपन देखते हैं। इस न्याय के अनुसार प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसे करने में प्राकृतिक रूप से समर्थ और सक्षम हो। जैसे किसी व्यक्ति में अध्यापन की क्षमता है, मैं हूँ, जैसे मैं आपको शिक्षण कार्य करवाने का काम करता हूँ तो ये मेरी क्षमता है। सीमाओं की रक्षा करने की क्षमता है तो उसके लिए सैनिक का कार्य, और उत्पादन करने की क्षमता है तो उसके लिए किसान का कार्य करना चाहिए। फिर हम आगे दूसरा न्याय का रूप अपन देखते हैं प्लेटो के द्वारा दिया गया सामाजिक न्याय। इस न्याय के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, मानव आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला तृष्णा, दूसरा साहस और तीसरा विवेक। आत्मा के इन 3 तत्वों के अनुसार उसने समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग किसे कहते हैं? इस वर्ग में इंद्रिय तृष्णा और इच्छा तत्व की प्रधानता पाई जाती है। इस वर्ग में किसान और व्यापारी आदि आते हैं। दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग, इस वर्ग में साहस और शौर्य तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति सैनिक कार्य करते हैं। और तीसरा वर्ग होता है जिसको हम शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ग में व्यक्तियों के विवेक अर्थात बुद्धि की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे शासक, मंत्री, शिक्षक, अधिकारी, न्यायाधीश आदि। प्लेटो ने इस वर्ग को अभिभावक वर्ग कहा है, क्योंकि जो शासक वर्ग है वह जनता की सेवा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाने का कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाता है। इसलिए इस वर्ग को अभिभावक वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार आत्मा मनुष्य के विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित किए रहती है। ठीक उसी प्रकार यदि समाज में तीनों वर्ग अपनी अपनी क्षमता से अपने निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय को नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। आगे अपन लेते हैं प्लेटो के बाद अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। यह आपको हल्का अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी याद रखना है कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, यानी प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। उसके अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के लिए नियमन से हैं। अरस्तु ने न्याय की कानूनी अवधारणा प्रस्तुत की। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में विभक्त किया है।
वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय अरस्तु के अनुसार पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति व राजनीतिक अधिकारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार किया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार न्याय का विवरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर रेखागणितीय अनुपात के आधार पर होना चाहिए, अर्थात सबको बराबर हिस्सा न मिलकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। ये अरस्तु के द्वारा जो वितरणात्मक न्याय का प्रकार दिया गया है उसके बारे में अपने उसके अरस्तु के विचार थे। और दूसरे प्रकार का जो न्याय था अरस्तु के द्वारा दिया गया, जिसको हम सुधारात्मक न्याय कहते हैं। इस न्याय के अनुसार नागरिकों को वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों का व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग व हनन नहीं हो। राज्य व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता व अधिकारों द्वारा रक्षा करे, अर्थात वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों की राज्य द्वारा रक्षा करना ही सुधारात्मक न्याय है। इस प्रकार अरस्तु के न्याय की अवधारणा कानूनी है। अब मध्यकालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं कि मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन एवं थॉमस एक्विनास, एक तो ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास ने न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत की है। इस काल में राज्य को ईश्वरीयकृत माना जाता था। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। यह अपने संत ऑगस्टाइन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द सिटी ऑफ गॉड। इसमें अरस्तु ने एक्विनास ने अपनी न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके अनुसार व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने में और व्यवस्था के अनुसार कर्तव्यों के पालन में निहित है। फिर ये तो थी मध्यकालीन अवधारणा। अब लेते हैं अपन न्याय की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा में आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर न्याय के प्रत्यय को परिभाषित करने का कार्य किया। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय उन नियमों के पालना मात्र है जो सर्वहित का आधार है। सर्वहित से आशय है कि उस राज्य में निवास करने वाली सारी जनता का हित हो। इसी प्रकार बेंथम के अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं, पदों आदि का वितरण, इसमें जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं या राज्य के द्वारा जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाती है या उसमें जो जो पद सेवाओं के लिए राज्य ने निर्धारित कर रखे हैं उनका समान रूप से वितरण होना। उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर हो, अर्थात जो उपयोगी है और सुखदायक है वही कार्य होने चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। आप आगे पढ़ेंगे कि बेंथम ने जो सुखवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के आधार पर न्याय मिले, यही अवधारणा उसने प्रस्तुत की है। फिर आधुनिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले जो चिंतक थे उसमें नेक्स्ट लेते हैं अपन जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके अनुसार मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु ऐसे नियम स्वीकार करता है जैसे दूसरे भी उस सुरक्षा का अनुभव कर सके और उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। फिर तीसरा प्रमुख न्यायवादी विचारक जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। जॉन रॉल्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है
जिसने अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें इसने सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया। जॉन रॉल्स परंपरावादियों के इस सिद्धांत से संतुष्ट थे। सामाजिक संस्था को न्याय पर बनाने पर बल दिया जाए। रॉल्स उपयोगितावादियों के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय व्यवस्था की धारणा को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इस सिद्धांत से बहुत ही अल्पमत पर तानाशाही स्थापित होती है। यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत जो बेंथम के द्वारा प्रतिपादित किया था, उसकी जो विचारधारा थी, उसका रॉल्स ने दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इस सिद्धांत में बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित होती है। यानी जिन लोगों का बहुमत होगा वो अल्पमत वाले लोगों के ऊपर तानाशाही के रूप में व्यवहार करेंगे। अर्थात किसी कार्य को करने से यदि 80% लोगों का भला होता हो, कल्याण होता हो, तो भी उस कार्य को न्यायप्रद नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह कार्य 20% लोगों के विरुद्ध है। और न्याय का अर्थ होगा कि उस राज्य में निवास करने वाली सभी जनता के हितों की सुरक्षा हो और किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो। सबका कल्याण होना ही न्याय कहलाता है। अब जॉन रॉल्स ने संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 मौलिक नैतिक सिद्धांत बताए हैं। अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो अन्य लोगों को प्राप्त है। अर्थात एक महिला को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी की प्राप्त है। यानी किसी प्रकार का उसमें स्त्री पुरुष से संबंधित लिंग भेद नहीं होना चाहिए। सबको समान अवसर या न्याय मिलना उचित है। व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी आर्थिक व सामाजिक स्थितियां स्थापित की जानी चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। ऐसी स्थितियां केवल अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत के आधार पर स्थापित की जा सकती है। तो जॉन रॉल्स ने जो अपने सिद्धांत में अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह गत बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा जॉन रॉल्स। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति अपनी स्वयं की विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपना विकास करते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति के अनुसार अच्छे बुरे कार्य द्वारा अपने विकास में जुट जाता है और उसका एकमात्र लक्ष्य स्वयं अपना विकास करना रहता है। परंतु यदि व्यक्ति अपनी विशेष पृष्ठभूमि और स्थिति से अनभिज्ञ है तो वह विकास के केवल वही दृष्टिकोण अपनाता है जो नैतिक दृष्टि से सही है। इससे आशय यह होगा, अगर व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं हो तो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से उसका या उसके परिचितों का अच्छा या बुरा नहीं होने वाला है, तो वह सदैव नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। अतः रॉल्स समाज राज्य के विकास के लिए ऐसे ही सिद्धांत की व्याख्या करता है, उसको न्यायप्रद मानता है, जिसमें लोग स्वयं की अज्ञानता का पर्दा स्वीकार कर लेते हैं। यानी उसको उस विषय में ज्ञान नहीं था और इस कारण से वो कार्य उसके द्वारा संपादित किया गया। फिर न्याय की अपन भारतीय अवधारणा पढ़ते हैं। न्याय की भारतीय अवधारणा में जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक थे, उसमें प्राचीन भारत में मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज आदि ने न्याय को स्वधर्म से जोड़कर व्यक्ति के समाज में उसके नियत स्थान और उसके निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान कराया है। उनकी इस अवधारणा ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया है। उनके अनुसार स्वधर्म की पालना में ही व्यक्ति के अधिकारों की उत्पत्ति निहित है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारकों ने न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया है। न्याय के
कानूनी रूप को स्वीकार किया गया है। और अपन मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय न्याय की अवधारणा के अनुसार दोनों विचारधाराओं में नैतिक न्याय को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो न्याय के विभिन्न रूप में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं, भारतीय अवधारणा के अंतर्गत तो परंपरागत रूप से न्याय की दो धारणाएं हैं। एक तो होता है नैतिक न्याय और दूसरा कानूनी न्याय। परंतु आधुनिक समय में इनके अलावा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो न्याय है भारतीय अवधारणा के अनुसार, उसमें न्याय के जो प्रकार उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। नैतिक न्याय, तो नैतिक न्याय क्या होता है कि न्याय की मूल अवधारणा नैतिकता पर ही आधारित है, यानी उसमें दूसरे व्यक्तियों का अहित नहीं हो। अपने स्वार्थ को साधने के लिए यदि हम दूसरे व्यक्तियों के जो प्राकृतिक अधिकार है उनका यदि हम हनन करते हैं तो उनके लिए वो न्याय नहीं होकर के अनैतिकता होती है। तो इस सिद्धांत में यानी नैतिक न्याय में प्राकृतिक नियमों व प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर जीवन यापन करना ही नैतिक न्याय है। जब व्यक्ति सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, उदारता आदि नैतिक गुणों से युक्त होकर आचरण करता है तो उसे नैतिक न्याय कहा जाता है। दूसरा न्याय की अवधारणा में भारतीय अवधारणा के अनुसार प्रकार है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय, जब व्यक्ति राज्य के कानून का अनुसरण करे तो उसे कानूनी न्याय कहा जाता है। कानूनी न्याय की अवधारणा दो बातों पर बल देती है। सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होना चाहिए। निर्मित कानूनों को सभी पर न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। यानी किसी राज्य में कोई कानून बनाए जाते हैं और उन सभी कानूनों का न्यायपूर्ण ढंग से पूरे राज्य में समान रूप से लागू किए जाने चाहिए। फिर है तीसरा प्रकार राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान और संवैधानिक शासन आवश्यक है। ऐसा न्याय केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय के तहत वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने और बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में सबको समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव और असमानता को अस्वीकार करता है। यह सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है। इन्हीं राज्य द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का उस राज्य में निवास करने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को सभी जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सार्वजनिक पद की प्राप्ति, इन सारे अधिकारों का समान रूप से उपयोग जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। यह होगा राजनीतिक न्याय। फिर न्याय का चौथा प्रकार भारतीय अवधारणा के अनुसार सामाजिक न्याय। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं हो, यानी सामाजिक रूप से सबको समान समझा जाए, सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान अवसर मिले, यही सामाजिक न्याय है। यानी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करके व्यक्ति का विकास करने का समान अवसर मिले और उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सभी प्रकार से राज्य के द्वारा बाध्यताएं नहीं हो। जो कानून नियत किए जाते हैं उसके अनुसार उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत सामाजिक न्याय के संदर्भ में ही प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार यदि समाज में सभी को विकास के समान अवसर नहीं मिलेंगे तो स्वतंत्रता और समानता जैसे
मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इस न्याय के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से आशय है कि आर्थिक न्याय के अनुसार समाज में आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। आर्थिक का अर्थ है कि जिसमें आजीविका या धन कमाने से संबंधित क्रियाएं जो होती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या उनमें बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, अर्थात अमीरी और गरीबी के बीच की आई दूरी उसको मिटाना चाहिए। तब उसे हम आर्थिक न्याय नाम दे सकते हैं, जिससे सभी व्यक्ति आर्थिक रूप से समान होंगे, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। आर्थिक न्याय धन संपदा के कारण उत्पन्न असमानता अर्थात गरीबी और अमीरी का विरोध और इसे कम करने पर बल देता है। अमीर व्यक्ति का विरोध हमेशा गरीब व्यक्ति करता रहेगा और अमीरी कम करने पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर में रखते हुए करना चाहिए और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहिए। अब हम निष्कर्ष के रूप में आगे देखते हैं। न्याय की उपरोक्त सभी अवधारणाओं से स्पष्ट है कि न्याय का जो लक्ष्य प्राचीन काल में स्थापित किया गया था वह आज भी प्रासंगिक है। न्याय का सिद्धांत मूल रूप से प्राचीन जीवन में लाभ और दायित्वों के तर्कसंगत वितरण से संबंधित है। वर्तमान में न्याय की चर्चा ऐसे समाजों में ही प्रासंगिक है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और अवसरों का अभाव हो और प्रचलित कानूनों, अधिकारों, स्वतंत्रताओं आदि में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो। ये हमारे खंड है के पहली इकाई का प्रथम चैप्टर के बारे में मैंने आपको समझाया है और इससे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद। आप इसे पुनः एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से विस्तार से अध्ययन करें और कोई समस्या हो तो पुनः मुझे अवगत करावें ताकि मैं आपकी शंकाओं का समाधान करवा सकूं। धन्यवाद।